फ्रेंड्स, बीपीएससी क्वेश्चन बैंक के इस सीरीज में हम पॉलिटी से पूछे गए सही प्रश्नों को कवर करेंगे और साथ ही साथ बीपीएससी के द्वारा असिस्टेंट, सीडीपीओ और ट्री में पूछे गए प्रश्न भी इसमें शामिल है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मुझे थोड़ा सर्दी हो गई है तो थोड़ा आवाज़ में अगर कोई दिक्कत हो तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर न करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था, तो दिसंबर 1946 को चुना गया था। और पहली बार 11 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट बनाया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि उस दिन क्या हुआ था? तो कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसके लिए भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय संविधान, संसद और धर्म में से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? तो संविधान सबसे सर्वोच्च है। भारत का संविधान ग्रहण किया गया था तो संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे तो कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी। 29 अगस्त 1947 को गठित संविधान की लेखा समिति में बी.आर. अम्बेडकर के अतिरिक्त 6 सदस्य थे। वो कौन थे? तो गोपाल स्वामी अयंगर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सलूला, बी.एल. मित्रा और डी.पी. खेतान। और ये अपनी रिपोर्ट कब सौंपे थे? अगर किन्हीं को पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। भारतीय संविधान को बनाने में समय लगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान प्रारूपण समिति के अध्यक्ष थे बी.आर. अम्बेडकर। संविधान सभा के सभापति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का संविधान है उधार का एक बोरा, क्योंकि सभी देशों से लिया गया है कॉपी पेस्ट करके। भारतीय संविधान में है 400 से अधिक अनुच्छेद, मूल संविधान में 395 है। भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 22 सूचियां। सही मिलान है। संघीय सूची में 97 प्रविष्टियां हैं, राज्य सूची में 66, संवर्ती सूची में 47। अब वर्तमान में है जो 100 है, 61 है और 52 है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की इस सूची में रखा गया है तो संवर्ती सूची में। कृषि, शिक्षा, पुलिस और रक्षा में से यह विषय संवर्ती सूची में है तो शिक्षा है जो संवर्ती सूची में है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल विरोधी कानून, जो 52वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे बनाया गया था। फिर इसको और ताकतवर बनाया गया था 51वां संविधान संशोधन के तहत, मजबूत किया गया था। भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है तो राष्ट्र सूची के अंतर्गत में आता है। भारतीय संविधान में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं 3री सूची में। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से किसमें राज्य की परिषद में सीटों के आवंटन का प्रावधान है? तो 4थी अनुसूची में प्रावधान है। अस्पृश्यता को समाप्त किया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के हितों के शासन और संरक्षण से संबंधित है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए 5वीं अनुसूची। भारतीय संविधान में संवर्ती सूची ली गई है तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं के कार्यों को निर्दिष्ट करती है? 12वीं अनुसूची। और 11वीं अनुसूची पंचायती राज को। और ये जो 12वीं अनुसूची है उसमें कितने सब जोड़े गए थे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कानून या कुछ,
तो उसमें शायद 18 जोड़े गए थे, 18 विषय जोड़े गए थे। भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख केवल एक स्थान पर होता है, तो अनुच्छेद 352 में। इस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में। भारत के संविधान के किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण आकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है, तो 5वीं अनुसूची के तहत। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित क्रम सही है: सार्वभौम संस्थापन, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, तो 1 सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। सही क्रम है तो सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के तहत। 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एक और शब्द जोड़ा गया था, वो मुझे याद नहीं है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्द से। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा प्राप्त हुई थी तो फ्रेंच क्रांति से, जो 1789 को हुआ था। भारत के संविधान में को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था, तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को। भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है, तो संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित वक्तव्य सही नहीं है, तो आप इसको पढ़ लीजिए। सही नहीं है तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने बदलने का अधिकार प्राप्त है। केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए सही विशेषता नहीं है, परिदृश्य के लिए आदर्श। निम्नलिखित कथन सही है: संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, तो प्रकृति में संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए, तो साधारण बहुमत चाहिए, विशेष बहुमत नहीं। दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश है। सिक्किम भारत का एक राज्य बन गया, तो 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या बना था, तो संयुक्त राज्य सह राज्य बना था। उसका 36वें संविधान संशोधन के तहत उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है, तो इनमें से कोई नहीं है। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 2000 ईस्वी में 3 राज्य नए अस्तित्व में आए थे, तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को पहले छत्तीसगढ़ को बनाया गया, फिर उत्तराखंड 9 नवंबर को, उसके बाद फिर झारखंड को 15 नवंबर को। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ, तो 1956 ईस्वी में। भारतीय संघ का 28वां राज्य कौन है, तो झारखंड है। भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार लिया गया है, तो कनाडा से। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं की जा सकती है। ये ऑप्शन के अनुसार दिया है। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ, तो 11 दिसंबर 2019 ईस्वी को। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य है, तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह को नागरिकता प्रदान करना, जिसमें मुस्लिम नहीं आता है।
भारतीय संविधान में इन अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए हैं। 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 13। विधि का नियम, कानून का अधिराज का मतलब क्या है? सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। भारत के संविधान का निम्नलिखित अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर झंडे को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत? तो संविधान का अनुच्छेद 19 के 1(1) के तहत। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को जोड़ा गया और ये 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था और अनुच्छेद 21(a) जोड़ा गया। तब से ये मौलिक अधिकार बन गया। सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और मकान का अधिकार में से यह मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। तो शिक्षा का अधिकार, इनको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। कौन अनुच्छेद भी इसमें पूछता है? तो अनुच्छेद शायद इसमें 32 है या ये 200, उच्च न्यायालय वाला 226 है। संवैधानिक उपचारों में से इसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। तो उत्प्रेषण अधिकार परीक्षा को कहा जाता है। वही जो 5 प्रकार का रीट जारी होता है उसमें से ये 2 है। यह मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया है। अब ये हटा दिया गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। अब ये 300 के का के अंदर में आता है। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं है। तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये प्राप्त है और जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण ये दोनों प्राप्त है भारत के नागरिकों को, और बाकी जो यहाँ पे रह रहे हैं उनको प्राप्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पे विदेशी लोग भी रहते हैं तो उनको ये प्राप्त नहीं है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त यह अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार प्राप्त है। संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत आता है। तो ये मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आता है। किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ रीट लागू होती है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस लागू होता है। मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार निकाल दिया गया था तो मोरारजी देसाई के शासनकाल के दौरान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून किसके समक्ष समांतर लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कोर्ट लागू कर सकती है तो रीट जारी कर सकती है। संवैधानिक उपचार जिसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है तो अधिकार परीक्षा को कहा जाता है। मूल अधिकारों के इस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। तो समता का अधिकार। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारत में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। यह अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है तो अनुच्छेद 40 सही सुमेलन है। तो ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में है। समान आचार संहिता अनुच्छेद 44 है। कृषि एवं पशुपालन 48 है। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण अलग अलग किया गया अनुच्छेद 50 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51। सब इसमें मिला करके दिया है, सभी सही है।
भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में सूचीबद्ध है तो समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत वर्णित है। भारतीय संविधान की यह बात कहाँ से ली गई थी या प्रभावित है तो आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं तो आयरलैंड के संविधान से। 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 आचार आदेशों को इस नाम से जाना जाता है तो मौलिक कर्तव्य के रूप में जाना जाता है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य इस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया तो 42वें संविधान संशोधन के तहत। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया तो मौलिक कर्तव्य। स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर आधारित था ये। भारत में मौलिक कर्तव्य है हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। मौलिक कर्तव्य 51 के ए में आता है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है। लोगों को पोषण के स्तर को बढ़ाने और उनके स्वास्थ्य में सुधार ये नहीं है, ये आता है अनुच्छेद 47 में। शराबबंदी वगैरह ये सब आता है अनुच्छेद 47 में, पोषाहार को बढ़ाना। भारत के संविधान के 42वें संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथन गलत है तो कथन गलत है तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष है तो राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है तो भारत के राष्ट्रपति में। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा एवं अनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं तो ये संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है, कितनी भी बार हो सकते हैं, कोई उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है तो संसद के द्वारा महाभियोग लगा करके। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। एम हिमायतुल्लाह पहली बार बने थे। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है, वो राज्यपाल करते हैं। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया भी अभियोग प्रक्रिया से ही होता है, दोनों सदन से पास करके। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? बिहार से। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे बिहार से। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? 12वां है, तो ये करंट अफेयर में उस टाइम के हिसाब से दिया है। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? तो मीरा कुमार। ये भी करंट अफेयर है उस टाइम के हिसाब से। भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं और अनुच्छेद 33 के तहत होते हैं। संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में होगी का उल्लेख है तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में। राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद पद का ग्रहण करेंगे
5 वर्ष के लिए। भारत के संविधान के में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया को उल्लेख है, तो अनुच्छेद 61 में है। संसद के सत्रावसान के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति निहित है, तो राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद याद नहीं आ रहा मुझे। द्रौपदी मुर्मू है भारत के 15वां राष्ट्रपति। निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेष अधिकार नहीं है, तब पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार है, तो राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति को उसके सामान्य सेवा काल के पूर्ण होने से पहले भी उसके पद से हटाया जा सकता है, तो संसद के दोनों सदनों के सुझाव पर पहले हटाया जा सकता है। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं, तो 788। एक करंट अफेयर हो गया। राज्यसभा का सभापति है, तो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। यह कथन असत्य है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, यह कथन असत्य है। मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है, तो 12वां है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं, चाहे निर्वाचित हो चाहे तो मनोनीत हो। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है केंद्रीय सरकार का। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ है, और वह है अनुच्छेद 352 में हुआ है। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होते हैं, तो लोकसभा के प्रति। मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है, तो मंत्रिमंडल सचिव। इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई, तो 91वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत। और 51वें में एक और हुआ था कि दल बदल विरोधी कानून को और मजबूत किया गया था। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया, ये करंट अफेयर हो गया। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है, तो नीति कार्यान्वयन से। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है, तो अटॉर्नी जनरल देता है। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है, तो अटॉर्नी जनरल रखता है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी ले सकते हैं। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है, तो एडवोकेट जनरल। सेंट्रल में अटॉर्नी जनरल और स्टेट में एडवोकेट जनरल। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो 25 वर्ष। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है, 25 वर्ष। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, 1971 की जनगणना पर आधारित है, और ये 2026 तक रहेगा। लोकसभा में राज्यभर सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा, तो 2026 तक। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है, तो 2026 तक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था,
तो अनुच्छेद 330 के तहत। लोकसभा में अंगल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के तहत। अभी वर्तमान में इसको भारतीय संविधान संशोधन 104वें के तहत इसको समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो 3 सत्र होते हैं। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो वर्ष में 2 बार। यह राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, तो उत्तर प्रदेश। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पे है? तो महाराष्ट्र, उसके बाद पश्चिम बंगाल, पहला पे उत्तर प्रदेश, वहां पे 80 सीटें हैं। बंगाल में 42 सीटें हैं और महाराष्ट्र में शायद 48 है। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपना जमानत खो देता है, यदि उसे प्राप्त न हो उसके, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये ऑप्शन गलत है और मुझे पता भी नहीं कितना चाहिए वोट। अब थोड़ा हाँ यहाँ पर नोट करके लिखा हुआ है, वैध मतों का 1/6 होना चाहिए, नहीं तो वो जमानत खो देता है। लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था 1952 ईस्वी में। 9वीं लोकसभा भंग की गई मार्च 1991 में। भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए फरवरी 1998 में। लोकसभा का नेता कौन है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है। इसमें राज्यसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राज्यसभा में होते हैं 250 सदस्य, जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व इस आधार पर दिया जाता है, उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान के आधार पर। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 2/3 रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है, समाप्त होने का विषय नहीं है, समाप्त नहीं होता है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये भंग नहीं होता है, हर 2 साल के बाद 2/3 बदलते रहता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 व्यक्ति। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का। राज्यसभा का चेयरमैन है तो भारत के उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। संसद का 3 हिस्सा होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए, तो 6 महीने का। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार 2 महीने की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्न उत्तर सत्र। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, उसके लिए। संयुक्त अधिवेशन का प्रस्ताव जो बुलाया जाता है किस अनुच्छेद में आता है? तो शायद 108 में आता है। भारत के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती है? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स आप थोड़ा गूगल कर लीजिएगा क्योंकि मैं भी क्लियर नहीं हूँ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? तो टैक्स लगाना, समाप्त करना व उसके नियमन में प्रत्यावर्तन, फिर
भारत की संचित निधि को धन को विनियोग करना, भारत की संचित निधि से खर्च का विवरण देना। धन विधेयक पेश किया जा सकता है तो केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। निम्नलिखित सही नहीं है, तो ये ऑप्शन के अनुसार है, तो ये गलत है। लेखा अनुदान बना है बजट पारित होना लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो लोकसभा अध्यक्ष को। यह संसदीय समिति कार्यपालिका की नियम विनियमन बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। तो अधीनस्थ विधान पर समिति। भारत के संसद का व्यय नियंत्रित किया जाता है तो भारत के संसद के द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नामित सदस्यों की संख्या है तो 12 है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य होते हैं। लोकसभा सचिवालय सीधे पर्यवेक्षण में आता है लोकसभा अध्यक्ष के। लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने के लिए इस विधेयक में मांग की गई तो 126वें संविधान संशोधन के तहत विधेयक 2019 में लाया गया था। भारत में संविधान संशोधन किया जा सकता है तो संसद के द्वारा। राज्यों की पुनर्गठन की शक्ति है तो भारत के संसद के पास है और ये साधारण बहुमत से हो जाता है। इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कि जरूरत नहीं पड़ती है। किस अनुच्छेद के तहत अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने के लिए अनुमति दे सकता है? तो अनुच्छेद 120। नए संसद भवन में सांसदों के लिए कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो 1272 है। 1272। राज्यसभा के पास लोकसभा से ज़्यादा शक्ति है एक नई अखिल भारतीय सेवा के निर्माण के लिए। ये ऑप्शन के अनुसार है। भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है लोकसभा, राज्यसभा, किसी में भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि पहले लोकसभा में लाए या राज्यसभा, दोनों में से किसी में भी ला सकते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारतीय संविधान के द्वारा। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो संसद में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या है तो 34 है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो 65 साल है। निम्नलिखित कथन सही नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन के अनुसार दिया तो ये गलत है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो संविधान पर, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया पर, परंपरा और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है? तो एक संघीय न्यायालय है, मानव अधिकारों का संरक्षक है, संविधान का अंतिम विवेचक है और सिविल न्यायालय है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो सरकारी नौकरियों में अनपिछड़ा वर्ग का आरक्षण से संबंधित है, जिसमें जाति को आधार माना गया था। एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। ये करेंट अफेयर है। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को परिभाषित किया जाता है तो अनुच्छेद 131 के तहत। भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है तो कॉलेजियम प्रणाली, अपीलीय अधिकार क्षेत्र, मूल अधिकार क्षेत्र, 3 प्रकार का होता है, वो तीनों है। परामर्शदात्री
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में संभावित अधीर निर्णय के सिद्धांत को अपनाया तो गोलकनाथ बना पंजाब राज्य। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथन सही है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम 5 सदस्यीय निकाय है जिसका नेतृत्व भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश करते हैं। इसमें उस समय न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथन असत्य है। यह कथन असत्य है तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है, कहा था किसने? तो एन.वी. रमन्ना ने। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में बदलाव किया जा सकता है तो सिर्फ संसद के द्वारा किया जा सकता है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राज्यपाल। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है तो राज्यपाल होते हैं विधानसभा और विधान परिषद। भारत में राज्य विधानपालिकाओं का उच्च सदन है विधानपालिका परिषद। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उनकी समाप्ति की जा सकती है तो राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद के द्वारा। राज्य विधान परिषद के सदस्य इस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं तो उद्योगपति से। ये ऑप्शन के अनुसार इसमें दिया है। केरल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और बिहार राज्यों में से यहाँ विधान परिषद है तो बिहार में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में यह राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है तो अनुच्छेद 170। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय में से इस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है तो हिमाचल प्रदेश में। जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? तो लद्दाख की कोई नहीं है। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए उपाध्यक्ष को। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर उत्तरदायी है तो विधानसभा के प्रति। इलाहाबाद, दिल्ली, गुजरात और बम्बई उच्च न्यायालयों में से एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है तो बम्बई उच्च न्यायालय है। इसका क्षेत्राधिकार बम्बई हो गया, गोवा हो गया और भी 1-2 है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है तो राष्ट्रपति। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष है का प्रकार है स्वतंत्राधिकार मुकदमा, टाइटल सूट। किसी उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र है तो एपीजे अब्दुल कलाम। निम्न में से किस वर्ष सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था तो 1988 ईस्वी में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो मुकदमे तथा कार्यवाही से। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो गवर्नर की सलाह पर। प्रथमतः आपातकाल की स्थिति की घोषणा के समय काल के लिए सीमित की जा सकती है तो 6 महीना के लिए की जा सकती है। हर 6 महीना पे बढ़ाना पड़ता है। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही है
तो संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 280 के तहत। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है तो राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? तो महाराष्ट्र में पहली बार हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो श्री MC सीतलवाड़ थे। संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 ईस्वी में गठित किया गया, इसके अध्यक्ष हैं तो MN वेंकट चिलैया। एक करेंट अफेयर हो गया। राज्य लोकसेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा। बिहार, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में से इस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? तो बिहार को नहीं किया गया। बाकी सभी राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है कभी ना कभी। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो 324। केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, तो 61वें संविधान संशोधन के तहत। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? अनुच्छेद 83, 172, फिर अनुच्छेद 356 में। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? तो M3 है। भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है? तो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है, मतलब 4 या अधिक राज्यों में वो चुनाव जीता हुआ हो। फिर 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। सही पॉइंट सही है। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो चुनाव आयोग को। आम आदमी पार्टी क्या है? तो एक राष्ट्रीय पार्टी है, पंजीकृत पार्टी है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, किसी भी सभा में लाया जा सकता है। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था तो 1951 में। इस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है तो 42 को। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 है। मूल संविधान में 18 थी, जिसे बाद में 3 बार बढ़ाया गया। संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान दिया गया है तो भाग 20 और अनुच्छेद 368 में। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम दिया गया है तो 69वां संविधान संशोधन कानून के द्वारा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 21 वर्ष। 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया निर्णय लेने की शक्तियों का। और 3 ऑप्शन दिया है। फिर पूर्ण व्यवस्था का, प्रशासनिक शक्तियों का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए तो 42वें संविधान संशोधन के तहत। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 देता है। पंचायती राज को के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया तो भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के तहत। 74वें में नगर पालिका को जोड़ा गया था। 73वें संविधान संशोधन कानून की
वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? 64वां संविधान संशोधन बिल से। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई? तो अनुच्छेद 243 जी के तहत। पुस्तकालय, ईंधन और चारा, ग्रामीण खेल और तकनीकी प्रशिक्षण में से यह संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो ग्रामीण खेल शामिल नहीं है। तो 11वीं अनुसूची में जो शामिल विषय है आप उनको पढ़ लीजिए तो आपको पता चलेगा। शायद 29 उसमें है विषय हैं। निम्नलिखित कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। भारत में यह विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। तो न्यायिक पुनर्विवेचन जुडिशियल रिव्यू नहीं आता है। ये ऑप्शन के अनुसार दिया है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो राज्य सूची में है। पंचायती राज विषय है तो राज्य की सूची पर। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? तो बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, 3 राज्य। इन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है। तो बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है तो ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना लक्ष्य है। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। तीनों सत्य है। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो स्थानीय जनता की। एक पंचायती समिति एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। तो ब्लॉक स्तरीय निकाय के स्तर पर जो पंचायत समिति है ब्लॉक स्तर पर काम करती है। जैसे 3 स्तर होता है, ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला पार्षद। जो पंचायत समिति है जो ब्लॉक स्तर पर काम करती है। अनुसूची 11वें के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है 29 विषयों पर। अब 12 अनुसूची में जो नगर पालिका आता है उसमें 18 विषय हैं। भारतीय संविधान में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया तो 73वें संविधान में। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों को हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, ये तीनों ऑप्शन सही है। यह विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है तो ये ऑप्शन के अनुसार दिया है। स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, ये ऑप्शन गलत होगा उसमें। सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताया जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। 1957 में आया था ये बलवंत राय मेहता समिति का रिपोर्ट। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे तो बलवंत राय मेहता समिति। जिस समिति की अनुशंसा प्रदेश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख थे तो बलवंत राय मेहता। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और में प्रारंभ की गई थी तो आंध्र प्रदेश में, और सबसे प्रथम किया गया था राजस्थान के नागौर जिले से किया गया था, नेहरू जी ने किया था। अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया तो राजस्थान के नागौर से 2 अक्टूबर 1959 को। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता ने। सही सुमेलन है CH हनुमंताराव 1984। ये सभी पंचायती राज समितियां हैं जो गठित की गई थी किस वर्ष में, ये पूछ रहा है।
तो GV राव 1985 में, अशोक मेहता 1978 में, LM सिंघवी 1986 में, बलवंत राय मेहता 1957 में। तो ये सारे सही है। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की। तो पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी, 2 स्तर पर होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता कमेटी। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति, जिला परिषद। इसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था, तो ग्राम पंचायत का। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में नहीं है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, प्रशासनिक प्राधिकारी है। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, तो प्रशासनिक प्राधिकारी। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करती है? तो वित्त आयोग। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 11वीं अनुसूची द्वारा कितने विषयों को पंचायतों के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया था? तो 29 विषय पर। सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज अपनाया गया, तो राजस्थान में। पंचायती राज प्रथम बार अक्टूबर 1959 में प्रारंभ किया गया था, राजस्थान में। पंचायती राज के लोगों को वास्तविक स्वराज्य देने के लिए स्थापित किया गया था, ग्रामीण क्षेत्रों को। पंचायत के चुनावों में राजनीतिक दलों की साझेदारी का विरोध किया था जयप्रकाश नारायण ने। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन साधारणतः स्थापित की जाती है बड़े कस्बों के प्रशासन के लिए। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार में बनाया गया 2004 में। पंचायती राज व्यवस्था के धुर विरोधी थे, तो BR अम्बेडकर। पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न निर्धारित किया जाएगा ऐसे प्राधिकारी द्वारा जो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित होगा। पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के बाद प्रारंभ की गई आंध्र प्रदेश में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 2 अक्टूबर 1952 को। पंचायती राज विषय है, तो राज्य सूची का। तो फ्रेंड्स, पॉलिटी से BPSC के द्वारा पूछे गए सही प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए।